वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है 13 एंड 14 दिसंबर 2025। इसमें बेसिकली न्यूज़ जो शामिल किए गए हैं वो 13 और 14 दिसंबर के हैं और कुछ पीछे के भी न्यूज़ हैं जो मिस हो गया था। लेकिन ये वीडियो आपको मिलेगा 15 ऑफ दिसंबर को, है ना। तो देखते हैं इस वीडियो में जो न्यूज़ इंक्लूड किए गए हैं। 14 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है इन द ऑनर ऑफ एम्परर पेरुम्बिडुगु मुथलियार टू। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनवेल किया है 25 फुट स्टैच्यू ऑफ शिवाजी इन कर्नाटका में बेसिकली बेलगांव वाले एरिया में, जिसको बेलगावी भी बोलते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसस 2027 अब शुरू होने वाला है। सेंसस होना था 2021 में, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो इसलिए 6 साल के डिले के साथ ये शुरू हो रहा है। उस सेंसस पॉपुलेशन सेंसस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट अप्रूव कर दिया है और टोटल बजट कितना है 11,718.24 करोड़। फिर एक कमेटी बनी है टू स्टडी पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकुलर इमिशन इन दिल्ली एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें ना दिल्ली से सटे हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एरिया भी आते हैं। इस कमेटी के हेड हैं प्रोफेसर अशोक झुंझुनवाला। सिलिसर लेक और कोपरा रिजर्वायर, इन दोनों को शामिल किया गया एज द 95th एंड 96th रामसार साइट। सीसीए ने अप्रूव कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा फॉर द मार्केटिंग सीजन 2026 के लिए अप्रूव कर दिया। बीएसई जिसको पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, उसने इंडिया पोस्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंडिया पोस्ट के थ्रू म्यूचुअल फंड को बेचा जाएगा। उत्तराखंड ने अडॉप्ट किया है वन जेल वन प्रोडक्ट पॉलिसी। प्राडा फेमस इटालियन जो ब्रांड है वो अब कोल्हापुरी सैंडल बेचेगा और इसके लिए उसने महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ये न्यूज़ भी आपने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में जो 16 इयर्स के बिलो हैं उनको अब सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च कर दिया है ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम। फिर जो फर्स्ट फीफा पीस प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया है। ये कोई एक पर्सन को नहीं दिया गया है, ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पायनियर्स हैं ना उनको दिया गया है। अमेरिका ने बनाया है पैक्सिलिका AI के लिए ही, लेकिन उसने भारत को शामिल नहीं किया है। फिर स्पोर्ट्स में इंडिया ने 5th स्क्वाश वर्ल्ड कप जीत लिया है जो चेन्नई में हुआ था। पहली बार इंडिया ने इसको जीता है और पहले एशियन टीम है जिसने स्क्वाश वर्ल्ड कप जीता है। भारत की उन्नति हुडा और इंडिया के किरण जॉर्ज, इन्होंने जीत लिया है BWF ओडिशा मास्टर्स 2025 बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल। नेदरलैंड्स ने हरा दिया है अर्जेंटीना को और लगातार 3rd टाइम जीत लिया है FIH हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप। फिर FIH ने अनाउंस किया है कि हैदराबाद होस्ट करेगा FIH वुमेन्स वर्ल्ड कप 26 के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट। ये सारे न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ होगा उसके डिटेल होगा, अदरवाइज छोटा छोटा करके हम लोग इसको कर लेंगे। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। 14 ऑफ दिसंबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। इस पे ना अवार्ड भी दिए जाते हैं। ये देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, ये एक अवार्डी को ये अवार्ड दे रही हैं, ठीक है। देखो इम्पॉर्टेंट डेज में कैसे पढ़ते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका होता है, ये दिन किस दिन को मनाया जाता है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 14 ऑफ दिसंबर को, और फर्स्ट टाइम ये कब ऑब्जर्व किया गया था 1991 में। ये जो डे है ना, इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये किसके अंदर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख लो, घर में आपके फ्रिज होगा या फैन वगैरह होगा या AC होगा, उसमें देखना एक स्टिकर लगा होगा, उसमें स्टार लगा रहता है। जितना ज़्यादा स्टार उसमें लगा होगा, 5 स्टार मैक्सिमम होता है, तो जितना ज़्यादा स्टार लगा होगा ना
वो उतना ही एनर्जी इफ़िशिएंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करता होगा। ये जो आपका है उसको एनर्जी इफ़िशिएंसी का जो टैग देता है वो कौन देता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंसी। तो इंडिया में लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए स्टार्ट किया गया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। और इसी के साथ BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंसी ने स्टार्ट किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, जो कि अभी प्रेसिडेंट मुर्मू साहब ने दिया है। इसमें देखो दो तरह से पूछता है, एक बेहद सिंपल एग्ज़ाम होगा। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, ठीक है। किसने शुरू किया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंसी ने। ये तो हो गया। थोड़ा आपको घुमा के देगा, 2 ईयर्स बैक चले जाओ, राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था। एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ने दिया, ये किस दिन दिया जाता है? 14 दिसंबर, 21 जनवरी वगैरह वगैरह। ये कब दिया जाता है? जिस दिन मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 14 दिसंबर। देखो कंटेंट वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें इस तरह से पूछेगा, भारत में एनर्जी को बचाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया जाता है? लंबा चौड़ा बनाएंगे, सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछ देंगे लास्ट में, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। इस तरह से भी देखो रहता है। तो हर एग्ज़ाम्स में कंटेंट लगभग सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जैसा एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसके हिसाब से तैयार है। लेकिन अगर हम इतना सिंपल सा चीज़ याद रख लेंगे ना, हम लोग कितना भी घुमा के दे, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। फिर वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? CP राधाकृष्णन। ये तमिलनाडु के ही हैं। ठीक है। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तो दिल्ली में ही रहते हैं ना, उन्होंने रिलीज़ किया है कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। ये जो पोस्टेज स्टैम्प है वो किसके ऑनर में किया गया है? एम्परर मुथैयार 2, जो सुवर्ण मारन के नाम से भी फेमस है। इसमें ध्यान देखो क्या रखना है, ज़्यादा नहीं। एक होता है जो, इतना तो आप जानते हो, जैसे सिंपल सा पहले करें, पोस्टेज स्टैम्प कौन इशू करता है? पोस्टेज स्टैम्प इशू करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब भी आप जाओगे पोस्ट ऑफिस और उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको पे करना पड़ता है उसके कॉस्ट के रूप में। वो क्या बोलता है? आप पोस्टल स्टैंप लगा दो, आप खरीद के लगा देते हो ना पोस्टल स्टैंप। कमेमोरेटिव का मतलब क्या होता है? कमेमोरेटिव का मतलब होता है कि किसी एक खास इवेंट को, ठीक है, पहचानने के लिए ये इशू किया गया। जैसे खास इवेंट क्या हो गया? टू ऑनर एम्परर मुथैयार 2। कमेमोरेटिव वर्ड जो हो जाता है ना, उसको हम लोग कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस में उस स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं अपने एनवेलप वगैरह में लगाने के लिए, या फिर उसको ना हम लोग एक क्या कहते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने सुना होगा फिलाटेली। फिलाटेली है क्या? ये बेसिकली देखो एक हॉबी है जिसमें लोग ना स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, पुराने स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, अलग अलग देशों के स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं, या कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। और ये जो जितना पुराना होगा, जितना रेयर होगा ना, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो फिलाटेली का शौक रखते हैं उनके लिए भी इशू किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फिलाटेली थोड़ा सा ध्यान रखना। और पूछेगा मुथैयार 2 कौन थे? तो तमिलनाडु में इनका एक किंगडम था, 7th और 9th सेंचुरी। इस कॉमन एरा बोलते हैं ना इसको, पहले बोलते थे क्या इसको? एडी। एडी के जगह पे ना अब वर्ड यूज क्या करते हैं? सी, कॉमन एरा बोलते हैं ये, ठीक है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसने अनवेल किया है 25 फुट स्टैच्यू ऑफ शिवाजी इन कर्नाटका। ज्योतिरादित्य सिंधिया देखो है कौन? ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, और फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसका मतलब इनके पास 2 डिपार्टमेंट है। इन्होंने 25 फुट स्टैच्यू अनवेल किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का। कहाँ पे?
इन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हमारे लिए देखो काम का चीज़ ये ज़्यादा है। देखो पूछ सकता है कि 25 फुट स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी को कहाँ अनवेल किया गया था, तो उसमें तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ पे, बेलगावी। प्लस बेलगावी का थोड़ा एक इतिहास है, इसी के लिए इसको ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। देखो जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उस समय कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि भारत में इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिया में जो स्टेट्स बनेंगे वो लैंग्वेज के आधार पे बनेंगे। फिर 1947 में 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इंडिया का ना रिलीजन के नाम पे डिवीजन हो गया, एक इंडिया बना एक पाकिस्तान बना। फिर इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को बनाओ। नेहरू गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था अभी कंट्री आज़ाद हुआ है, रिलीजन के बेसिस पे ऐसा ही मारकाट मचा हुआ है, तो फिर लैंग्वेज के बेसिस पे भी मारकाट शुरू हो जाएगा। नेहरू गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। फिर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु ने क्या किया, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कहा जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है जो आता है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, उसको अलग करो और बना दो एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जिसका नाम आंध्रा होगा। नेहरू गवर्नमेंट ने नहीं माने इनकी बात। अनफॉर्चुनेटली इनका डेथ हो गया, हंगर स्ट्राइक से इनका डेथ हो गया, भूख हड़ताल से इनका डेथ हो गया। उसके बाद तो हंगामा मच गया। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत नए स्टेट को बनाना, स्टेट को ख़त्म करना या उसके बाउंड्री को चेंज करना, ये पार्लियामेंट के पास ही अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग किया गया और एक नया स्टेट बना जिसको कहते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। 1953 में जो पहला स्टेट बना था भारत में इंडिपेंडेंस के बाद, वो आंध्र प्रदेश था। उसके बाद तो फिर हर कंट्री के अलग अलग हिस्से में डिमांड होना शुरू हो गया। 1953 में नेहरू गवर्नमेंट ने जस्टिस फजल अली कमेटी बनाई। ठीक है, कमेटी नहीं था, एक बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके हेड थे जस्टिस फजल अली। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने कहा भारत में 14 स्टेट्स होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस बात को मान ली। पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें भारत में 14 स्टेट्स बनाए गए। उसमें एक स्टेट जो था ना, वो था आपका कर्नाटका। कर्नाटका का जो कुछ पार्ट था, ठीक है, वो आपका था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कुछ एरिया कर्नाटका को दे दिया गया। उसमें से एक एरिया था ना बेलगांव, ठीक है, जिसको आज बेलगावी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मराठी स्पीकिंग एरिया है, इसको दिया गया आपका कर्नाटका के साथ। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आप जानते हो 2 स्टेट बना, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। महाराष्ट्र ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि बेलगांव पे हमारा हक है। क्यों? क्योंकि ये मराठी स्पीकिंग एरिया है। दोनों स्टेट के बीच में झगड़ा इतना बढ़ने लगा कि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1966 में महाजन कमीशन सेटअप किया। ठीक है, महाजन कमीशन ने कहा कि नहीं, जो बेलगांव का एरिया है ना, ये देखो मैप, ये बेलगांव का जो एरिया है ना, देखो बॉर्डर पे है, ये रहेगा किसके पास, ये कर्नाटका के पास ही रहेगा। महाराष्ट्र का दावा खारिज। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र ने क्या किया है, वो सुप्रीम कोर्ट को उसने अप्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह मामला पड़ा हुआ है। कर्नाटका वालों ने क्या किया बीच में अपना दावा मजबूत करने के लिए उन्होंने बेलगाम का नाम चेंज करके कर दिया है बेलगावी, और इसको डिक्लेयर कर दिया एज इट्स सेकंड कैपिटल। आप जानते हो कर्नाटका का जो कैपिटल है वो है बैंगलोर, लेकिन जो दूसरा कैपिटल है ना, वो बेलगावी है, या पहले जिसको हम लोग बेलगांव बोलते थे। ये स्टोरी है इसका, थोड़ा सा बेलगाम बेलगावी याद रखना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है 11
11,718.24 करोड़ फॉर सेंसस 2027। देखो पहले भी बताया था सेंसस हो जाना चाहिए हर 10 साल पे होता है, 2011 में हुआ, फिर 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण इसको नहीं किया जा सका। अब ये 2027 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो खर्चा होगा उसके लिए बजट होनी चाहिए सॉरी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट अप्रूव कर दिया है। तो ये आपको फिगर याद रखना पड़ेगा 11,718.24 करोड़, ये फिगर आपको याद करना पड़ेगा। फिर जो भी सेंसस होता है जिसमें पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है उसमें डाल देते हैं एक रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट का मतलब ये हुआ ये व्यक्ति इस दिन कहाँ पे था। क्योंकि देखो अगर मान लो आज है, आज सेंसस हुआ, आज सपोज करो आप कहाँ पे हो, सपोज करो आप है यूपी में, फिर काम के लिए आप चले गए कहाँ पे, महाराष्ट्र। तो इसका मतलब क्या है, आपको यूपी में भी काउंट करेंगे, महाराष्ट्र में भी काउंट करेंगे, ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना। इसीलिए लाया जाता है रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट का मतलब होता है इस दिन वो व्यक्ति कहाँ पे था, उसके बाद आप कहीं पे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फिर रेफरेंस डेट जो है ना गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 1 अक्टूबर 2026। ये किसके लिए है, ये होगा स्नो बाउंड एरियाज ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूरा का पूरा जो लद्दाख का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1 अक्टूबर को। इन एरिया को छोड़ दें तो पूरे कंट्री में जो रेफरेंस डेट है ना वो 1 मार्च 2027 है। यहाँ तक क्लियर है। सेंसस जो होगा वो 2 फेज में होगा। जैसे 2011 का सेंसस हुआ था ना वो 2 फेज में हुआ था, उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, वही फॉर्मेट। तो फेज 1 होगा, उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा, घरों का किया जाएगा। और ये कब होगा, अप्रैल टू सितंबर 2026। ये ऑल ओवर इंडिया होगा। इसका मतलब जो स्नो बाउंड एरिया है ना, ये उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह और पूरा हिंदुस्तान, सब में एक साथ होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल सितंबर में। फिर जो फेज होगा उसमें पॉपुलेशन का इनमरेशन होगा, यानी कि लोगों के बारे में पूछा जाएगा। आपके घर में आएंगे सेंसस इनमरेटर्स, घर में कितने सदस्य हैं, ये वो सब चीज़ जो पूछना होगा वो करेंगे। फेज 2 शुरू होगा फरवरी 2027 में। लेकिन आप जानते हो फेब में तो पूरा जो एरिया होता है ये पूरे बर्फ़ से ढके रहते हैं, स्नो से। इसलिए जो आपका स्नो बाउंड एरिया है हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में और पूरे लद्दाख में, वहाँ पे जो फेज़ 2 होगा ना वो सितंबर में ही कर लिया जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है, वो एरिया इनएक्सेसिबल हो जाता है। 2 फेज़ों में होगा ये इनॉग्रेशन। इस सेंसस का फीचर क्या है, ये पहला होगा जिसमें डेटा कलेक्शन का मेथड होगा डिजिटल। डिजिटल का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वेबसाइट क्रिएट करेगा, एक ऐप एक ऐप भी डेवलप करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप उस ऐप को डाउनलोड खुद कर सकते हो, अपना सारा डिटेल दे सकते हो कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, ये वो सारा चीज़ आप उसको दे सकते हो, एज वगैरह जो भी मांगते हैं वो आप दे दो। फिर बाद में जब सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो आपके घर पे इनॉमरेटर्स आएंगे, पॉपुलेशन वाले। अगर आपने ऐप पे फुलफ़िल कर लिया है उसको वो खोलेंगे, एक बार आपसे वेरिफिकेशन करेंगे, काम हो गया। अगर आपने ऐप का इस्तेमाल नहीं किया, उनके पास टैबलेट होगा जो डायरेक्टली लिंक होगा उस वेबसाइट से। आप अपना डेटा बताते चले जाओगे, वो उसको फीड करेगा। इसका मतलब रियल टाइम मॉनिटर हो सकता है डेटा के एंट्री का तो पूरी तरह से ये डिजिटल होगा। दूसरा है देखो कास्ट सेंसस, ठीक है। 1881 से कास्ट सेंसस हर बार होता था। लास्ट जो हुआ था 1931 में हुआ था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट सेंसस बंद कर दिया। सिर्फ एससी और एसटी का सेंसस होता है हर में। क्यों? क्योंकि आप जानते हो लोकसभा में और हर स्टेट के असेंबली में, विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व होता है। और याद रखना शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में ना रिजर्वेशन सिर्फ एससी एसटी के लिए ही था, बाद में ओबीसी वगैरह के लिए लाया गया है आपका अमेंडमेंट करके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, तो उसके हिसाब से एससी एसटी का सेंसस होता था, लेकिन कास्ट का सेंसस नहीं होता था।
2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के नाम से किया गया था, लेकिन उसमें डेटा ऐसा गड़बड़ था कि गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। लोगों के डिमांड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि 2027 का जो सेंसस होगा उसमें कास्ट भी लोगों का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें फीचर है 2027 के सेंसस का। थोड़ा सा हम लोग जान ले पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये एक नॉन सिंक्रोनस सेंसस था। ये वर्ड आप देखो यूज़ किया जाएगा, और आप भी कहीं पढ़ोगे ना तो ये वर्ड यूज़ करेंगे, नॉन सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? एक साथ। ठीक है, जैसे अब पीछे वाला ही देख लो, जो फेज 1 होगा वो पूरे कंट्री में एक साथ होगा, लेकिन जो फेज 2 है उसमें देखो जो स्नो बाउंड एरिया है हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, या फिर आपका पूरा का पूरा लद्दाख वगैरह का, उसमें पहले होगा, फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में अलग होगा। तो ये जो फेज 2 है ना, इसको नॉन सिंक्रोनस बोला जाएगा इन जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा देश में एक साथ नहीं हो रहा है। तो 1872 में जो लॉर्ड मेयो ने करवाया था सेंसस, उसमें बेसिकली क्या था, देश के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टाइम पे करवाया गया था, एक साथ नहीं करवाया गया था, इसलिए उसको नॉन सिंक्रोनस बोला जाता है। पहली बार पूरे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में एक साथ कब किया गया था? 1881 में किया गया था। ठीक है, 1881 में किया गया था। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस सेंसस, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। उसके बाद से हर 10-10 साल पे आपका सेंसस किया जाता है। 1947 आया, देश आज़ाद हो गया, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, उसका नाम है सेंसस एक्ट 1948। इसमें सेंसस कैसे होगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या होगा वो बताए गए हैं, और सेंसस करने की जो जिम्मेदारी है ना, ये होम मिनिस्ट्री को दिया गया है, यानी कि अमित शाह के अंदर आएगा। सेंसस एक्ट ने क्रिएट किया है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। ये सारा सेंसस यही करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, और मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इसके हेड कौन है, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। ये याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, फिर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, इसने सेटअप किया एक 15 मेंबर कमेटी। ठीक है, जिस कमेटी के हेड कौन है? प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला, ये आईआईटी मद्रास के हैं। कमेटी का काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये स्टडी करेगा जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, इसमें जो पॉल्यूशन होता है उसमें व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, और प्लस इसको कैसे कम किया जाए। अबेटमेंट का मतलब यहाँ जो है ना, इसका मतलब है कैसे इसको जो कंट्रीब्यूशन है एयर पॉल्यूशन में उसको कम किया जाए। तो ये सजेस्ट करेंगे भारत सरकार को। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे कहते हैं मुंबई, चेन्नई और आपका हो गया कोलकाता, यहाँ पे जितने गाड़ियाँ हैं सबको मिला दो, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आपके दिल्ली में है। दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, वो व्हीकल है, उसी को स्टडी करने के लिए बना है। ठीक है, आप सुनते होंगे AQI। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद सुनते हो AQI खराब हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने लगा दिया ग्रैप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और सबसे जो वर्स्ट पॉसिबल होता है पॉल्यूशन के समय 4 लगाया जाता है। तो AQI का फुल फॉर्म एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्रैप का क्या होता है? ग्रेडेड, जी का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पांस एयर प्लान। ठीक है, सॉरी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ए नहीं, एक यहाँ एयर नहीं है, एक्शन प्लान है, यानी कि इतना पॉल्यूशन का लेवल होगा तो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठाएगा। ध्यान ये रखना, ये जो है ना ग्रैप वाला, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद दिल्ली में लागू किया गया है। इसको मॉनिटर कौन करता है? CAQM करता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट स्टेट के अंदर भी नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली CAQM के अंदर है।
ठीक है, वही आपका ये कहता है कि आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लागू करना होगा। अनाउंसमेंट ऑफिशियली कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो हम लोग को लगता है गवर्नमेंट कर रहा है, नहीं, ये पावर CAQM के पास है, ये याद रखना। और CAQM किसके अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखो इस टॉपिक से क्या पूछ सकता है। एक, ये जो कमेटी बना है फॉर एयर पोल्यूशन कॉज बाय व्हीकुलर इमिशन एंड दिल्ली NCR, किसने बनाया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये बनाया किसने है? CAQM ने बनाया है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अशोक झुंझुनवाला। और CAQM किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एनवायरनमेंट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रेप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ठीक है, फिर सिलिसर लेक एंड कोकरा रिजर्वायर, इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ रामसर साइट। हम लोग एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में ही रहते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें सिलिसर लेक और कोपरा रिजर्वायर को शामिल किया गया है इन द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको पॉपुलरली रामसर साइट्स भी बोलते हैं। पहले देख लो सिलिसर लेक, ये 95th साइट है। ये है कहाँ पे? ये ह्यूमन मैन मेड है, यानी कि मैन मेड है ये वेटलैंड साइट। और ये कहाँ पे है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? अलवर ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये वहाँ पे आता है। मैन मेड इसलिए बोलते हैं कि महाराजा विजय सिंह ने 1845 में ये बनाया था वेटलैंड। इसका मेन मकसद क्या था? अलवर शहर को पीने की पानी सप्लाई किया जाए। ठीक है, फिर जो 96th साइट है वो है कोपरा जलाशय। ये बेसिकली एक रिजर्वायर है जो लोकेटेड इन द अपर कैचमेंट ऑफ द रिवर महानदी इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखो ध्यान रखना, महानदी रिवर जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है हीराकुड डैम। और हीराकुड डैम कहाँ पे है? संबलपुर में डिस्ट्रिक्ट में है ना, उड़ीसा में। महानदी छत्तीसगढ़ से आता है आपका उड़ीसा, ध्यान थोड़ा ये रखना। इसलिए ये जो कोपरा जलाशय है ना, रिजर्वायर है, ये बेसिकली कहाँ पे है? महानदी नदी पे बना हुआ है, लेकिन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। ये तो याद रहेगा। इसमें जो मेन सवाल आता है कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। देखो ये मैप ये फोटो देखो, यहाँ पे आपको लगता है ज़मीन है, फिर यहाँ पे पानी है। तो वेटलैंड का डेफिनेशन क्या है? इसको ना अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहें, वेटलैंड को हिंदी में कहते हैं दलदल। दलदल कौन सा एरिया होता है? वो एरिया जो हमेशा पानी में रहेगा या कुछ साल के बहुत सारे समय में ये पानी के नीचे होता है। इसका मतलब पानी और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? लैंड मिलेगा। ये इकोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे तरह तरह के आपको मिलेंगे वेजिटेशन, यहाँ पे आपको मिलेंगे बर्ड्स, एनिमल्स, फिश वगैरह सब मिलते हैं। इकोलॉजिकली बहुत ही रिच एरिया होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्वाम्प या मार्श भी बोलते हैं। स्वाम्प या मार्शेस भी बोलते हैं। वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, उसको रिचार्ज करने में मदद करता है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, फ्लड में एरिया को प्रोटेक्ट करता है, फ्लड आने में रोकने में मदद करता है। जो कोस्टल एरिया आता है उसको तूफान वगैरह से बचाता है। लेकिन हो क्या रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे इनको दलदलों को भरा जा रहा है, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे हैं। इससे ये जो एरिया है जो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वर्ल्ड में। तो फिर क्या किया जाए? 1971 में ईरान के शहर था रामसार, वहाँ पे ना एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन कंजर्विंग वेटलैंड्स। वहाँ पे उन्होंने एक कैसे वेटलैंड्स को बचाया जा सके, ठीक है, क्या एक्शन प्लान होगा, उस पर एग्री किए। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्शन प्लान पे वहाँ पे एग्री हुए हैं, इसलिए वो फेमस हो गया है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि जो जो कंट्री मेंबर हैं रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, वो अपने अपने देश में जाएंगे और अपने अपने देश के वेटलैंड्स को डिक्लेयर करेंगे एज ए वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो क्या इसका मतलब हर दलदल आपका वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाएगा? नहीं। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होने के लिए
एक टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें दिया गया है, रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स। तो उस टर्म्स कंडीशंस को जो क्वालिफाई करेगा उसी को डिक्लेयर किया जाएगा एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या रामसार साइट। इससे क्या होगा, ये कमिटमेंट दिखाता है उस गवर्नमेंट का कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस अवेयरनेस भी बढ़ता है ना पब्लिक का, तो पब्लिक भी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए सामने आएगी। देखो इंडिया जो है उसने रामसार कन्वेंशन को ज्वाइन किया है 1 फरवरी 1982 को। लेकिन मजे की बात देखो क्या है, राजस्थान का जो केवलादेव नेशनल पार्क है और उड़ीसा में है ना चिल्का लेक, इसको 1981 में ही घोषित कर दिया गया था एज अ रामसार साइट। ज्वाइन किया हम लोगों ने 1982 में, लेकिन 1981 में ही केवलादेव और चिल्का लेक इसको अनाउंस कर दिया इंडिया ने रामसार साइट्स या वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रामसार साइट्स है 20, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु। अगर एरिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो रामसार साइट है वो है सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, और जो स्मॉलेस्ट है एरिया के हिसाब से वो है रेणुका डैम इन हिमाचल प्रदेश। याद रखना रेणुका डैम जो है ना वो बना है किस रिवर पे, गिरी रिवर पे बना है। ये हिमाचल प्रदेश में एरिया के हिसाब से ये सबसे छोटा रामसार साइट है भारत में। फिर सीसीए ने अप्रूव कर दिया एमएसपी फॉर कोपरा। कोपरा देखो क्या होता है, हिंदी में क्या है ना, दो तरह का होता है, एक होता है बॉल कोपरा इंग्लिश में, एक होता है मिलिंग कोपरा। ठीक है, बॉल कोपरा क्या होता है, वो नारियल है जब पक जाता है उसके बाद फिर नारियल को क्या करते हैं, सुखा देते हैं। ठीक है, कुछ एरिया में इसको गोला गोला भी बोलते हैं, गिरी बोलते हैं किसी एरिया में। तो वो जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, देखो गोल जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बॉल कोपरा। ये अधिकतर इस्तेमाल कहाँ होता है, स्वीट्स वगैरह में नारियल घिस के डालते हैं, वो यहाँ पे यूज़ होता है। फिर एक होता है मिलिंग कोपरा। क्या होता है, ये देखो है जैसे टूटे फूटे हैं, ये है, इसका ना इस्तेमाल किया जाता है किसके, तेल बनाने के लिए। आप सुनते हैं ना कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल का तेल, वो मिलिंग कोपरा से बनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब आ जाओ न्यूज़ पे। सीसीईए क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमेशा याद रखना, जो भी कैबिनेट होगा उसकी मीटिंग को चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये जो मीटिंग हुआ होगा इसके भी मीटिंग को अध्यक्ष किस कौन होंगे, नरेंद्र मोदी साहब होंगे। एग्जाम में देखो क्या पूछता है, सीसीए का फुल फॉर्म वो पूछेगा, सी पहला सी का मतलब क्या, दूसरा सी का मतलब क्या, ई का मतलब क्या, ए का मतलब क्या। फुल फॉर्म क्या हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर उसने एमएसपी अनाउंस किया है फॉर मिलिंग कोपरा, जिससे तेल बनाया जाएगा, वह है 12,027 रुपीज़ पर क्विंटल। ये पैसे ये हमें याद करना होगा। फिर ये भी पूछ सकता है कि 2025 के कंपैरिजन में ये कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है 445 रुपीज़ पर क्विंटल। दूसरा होता है बॉल कोपरा, इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है ना वो है 12,500 रुपीज़ पर क्विंटल, और 25 के सीजन के कंपैरिजन में इंक्रीज कितना हुआ है, 4,000 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था स्वामीनाथन कमेटी। ठीक है, तो स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जब आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करोगे ना, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला पे हम लोग नहीं जाने हैं, हम लोग को मतलब भी नहीं है। उसने कहा था ना ये सारा चीज़ ऐड करो तो हमें पता चल जाएगा ना फार्मर्स का नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जैसे अगर मान लो फार्मर्स ने ये कोकोनट का पेड़ लगाया होगा, तो फिर उसको सीड खरीदा होगा, उसमें फर्टिलाइज़र डाला होगा, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह डाला होगा, फिर उसने लेबर हायर किए होंगे, ये सारा चीज़ ऐड कर दो, ये हो गया कॉस्ट, इसमें उसका कुछ प्रॉफिट जोड़ दो। ठीक है, तो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा ये उसका कॉस्ट हो जाएगा, तो फिर एमएसपी कैसे होगा।
उसने कहा जो भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो एमएसपी उसका 1.5 टाइम्स होगा। तो सपोज करो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो कितना हो गया 100 रुपीज़ पर क्विंटल, सपोज करो बॉल कोपरा का। 100 रुपीज़ को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब कितना होना चाहिए 150 होना चाहिए ना आपका, 1.5 गुना ज़्यादा आपका होना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा गया आप करो। 2018-2019 के बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अब के बाद जो भी एमएसपी होगा ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना ज़्यादा यानी कि 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आरबीआई वगैरह में आया हुआ है ये क्वेश्चन ग्रेड बी में। लंबा चौड़ा लिख देगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसके लिए दिया जाता है उसके लिए दिया जाता है, फिर उसमें कहा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना परसेंट होता है, तो 1 कितना टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स होता है। परसेंटेज नहीं है सॉरी, ये टाइम्स है, गुना। ये इस तरह से पूछता है, नॉर्मल एग्जाम में पैसा पूछेगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो फिर नारियल खरीदेगा कौन? देखो नारियल स्टेट गवर्नमेंट भी खरीदता है, उसको स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी बोलते हैं। और भारत सरकार की तरफ से दो हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन एनसीसीएफ, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये दो हैं, नाफेड और एनसीसीएफ। एनसीसीएफ। अब बात आ गई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया था 1965-66 में। ठीक है, इसका देखो मेन ये ना ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में खाद्यान्न में जो प्रोडक्शन में जंप हुआ है उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, सीड्स, हाइब्रिड सीड्स हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह। अब बात यह है, किसान को तो कहते हो कि प्रोडक्शन कर लो, लेकिन अगर उसका कोई सामान खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो प्रोडक्शन क्या करेगा, उसको तो बहुत घाटा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने उसको आश्वासन देने के लिए कहा कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ना आपका सारा सामान खरीद लेंगे। किसान आश्वस्त हो गया कि मेरा सामान बिक जाएगा। किसान ने खेती की, प्रोडक्शन बढ़ाया, गवर्नमेंट ने खरीदा और फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आपके सामने है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया ना, कौन रेकमेंड करके देगा कि किसानों के लिए इस क्रॉप के लिए इतना एमएसपी होना चाहिए। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी चाहिए ना। इसके लिए 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया सीएसीपी। सीएसीपी फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें देखो क्या है, ये एक्सपर्ट कमेटी होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो ये सारे कैलकुलेट वगैरह करते हैं, कितना कॉस्ट वगैरह सब आया, फिर उसमें थोड़ा सा स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला डाल दो, 1.5 टाइम्स कर दो, फिर ये रेकमेंड करता है सीएसीपी, सॉरी ये रेकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हाईएस्ट बॉडी है, जो एमएसपी को एक्सेप्ट कर सकता है, वो बॉडी होता है सीसीईए। इसीलिए देखो जब सीसीईए ने इसको अप्रूव कर दिया, इसका मतलब ये भारत में लागू हो गया। तो अंतिम अप्रूवल अथॉरिटी जो होता है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वो सीसीईए होता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये करता है, क्या सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि बॉल कोपरा पे इतना कर दो, मिलिंग कोपरा पे इतना कर दो, क्या सीसीईए उसको मानने के लिए बाध्य है? क्या सीएससीपी का जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो मान भी सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो नहीं भी मान सकता, लेकिन 99% से ज़्यादा केसेस में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सीएससीपी का रिकमेंडेशन होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और हाईएस्ट बॉडी जो एमएसपी को एक्सेप्ट करता है वो बॉडी कौन है? सीसीईए।
ये क्लियर है दो चीज। अब भारत में 25 क्रॉप्स हैं जिसमें ना एमएसपी अनाउंस किया जाता है। ध्यान ये रखना, जो शुगर केन है, ये 25 में शुगर केन भी शामिल है, उसमें एमएसपी वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसमें यूज करते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, एफआरपी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जब 25 क्रॉप्स बोल रहे हैं ना, इसमें शुगर केन भी शामिल है, लेकिन उसमें वर्ड यूज करेंगे फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस। 23 जो हो गया इंक्लूडिंग शुगर केन है ना, उसको रिकमेंड करता है CACP। तो फिर बचा दो, तो जो एमएसपी होता है तोरिया और डी हस्क कोकोनट। डी हस्क कोकोनट का मतलब होता है ना वो कोकोनट जो आपका छिलके उतार के जो आप बेचते हो मार्केट में, जो डी हस्क कोकोनट होगा उसको फिक्स करता कौन है? एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो किसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज मत होना। एमएसपी रेकमेंड कौन करता है? CACP, जो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसका रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है भारत सरकार के लिए। एमएसपी को अप्रूव करने वाला फाइनल अथॉरिटी कौन है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इंडिया में 25 क्रॉप्स पे अनाउंस किया जाता है एमएसपी, जिसमें शुगर केन है, लेकिन शुगर केन पे एमएसपी नहीं बोलते, फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइसेस बोलते हैं। 23 क्रॉप्स पे एमएसपी रेकमेंड करता है CACP। 2 टोरिया एंड डी हस्क कोकोनट, ये फिक्स करता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया पोस्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें जिसके तहत जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? इंडिया पोस्ट। ठीक है, इसका जो एग्रीमेंट का ड्यूरेशन है ना, वो कितना है? 3 इयर्स। इसमें जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं और एजेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, और किस तरह से आप म्यूचुअल फंड को आप बेच सकते हो दूसरे लोगों को। और ये कौन से म्यूचुअल फंड को यूज करेगा? स्टार MF। ये क्या है स्टार MF? ये BSE का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इकोनॉमिक्स वाले जो होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस का टॉपिक वीडियो, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसमें सिंपल से याद रखना, BSE ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? इंडिया पोस्ट के साथ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। उत्तराखंड गवर्नमेंट, इसके CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने उत्तर प्रदेश को फॉलो करते हुए अनाउंस किया है कि उत्तराखंड भी 1 जेल 1 प्रोडक्ट को अपनाएगा। इसमें क्या होगा? हर जेल को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो बनाएंगे ना, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर अगर ज़्यादा प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया, सरप्लस प्रोडक्ट है, तो फिर इसको मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, ये प्रिजन रिफॉर्म का एक पार्ट है। तो ये सिंपल सा याद रखना, 1 जेल 1 प्रोडक्ट लॉन्च रिसेंटली किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड। फर्स्ट स्टेट जो इंडिया में लॉन्च करने वाला था ना इस तरह का प्रोडक्ट, वो उत्तर प्रदेश था, जिसने लॉन्च किया था कब? 2022 में। ठीक है, ज़्यादा नहीं इसमें याद करना है। प्राडा। प्राडा एक बेहद फेमस इटालियन फैशन हाउस है। इसने क्या किया था? इसने ना एक कोल्हापुरी चप्पल बेचा था। ये ना कोल्हापुरी चप्पल, ये सैंडल, $899 में। ठीक है, जब इतने बिका ना ये, तो भारत में हल्ला मचना शुरू हो गया। जो कोल्हापुरी चप्पल है वो तो इंडिया का है और आप इसको बेच रहे हो। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपसे ही ये सामान बनवाएंगे। तो प्राडा ने कोल्हापुरी सैंडल के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत 2000 पेयर्स ऑफ सैंडल्स बनेंगे, जिसको प्राडा ऑनलाइन भी बेचेगा और अपने वर्ल्ड के स्टोर में भी बेचेगा। सॉरी, मैंने 800 बता दिया था। एक जो पेयर है ना, $939 में उसने बेचा था, जो कि लगभग 84,000 रुपीज़ का हो गया था। आप सोच रहे हो कितना महंगा ये बेच रहा है। इसके लिए ना भारत में दूसरा ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है।
कोल्हापुर देखो है महाराष्ट्र में, तो कोल्हापुर वाले बोल रहे हैं ना इसमें कर्नाटका को क्यों शामिल किया है, ये तो महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है। जाने दो, हमें सिर्फ याद रखना है किस फैशन जाइंट ने कोल्हापुरी चप्पल बेचने के लिए एग्रीमेंट साइन किया विद महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आंसर क्या होगा? प्राडा। कहाँ क्या है? इटालियन है। यह भी आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया ने एक रूल इन्फोर्स कर दिया है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया पे अब नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, इनको नया अकाउंट नहीं खोल सकते और जो पुराने अकाउंट है ना उसको डीएक्टिवेट किया गया है। इसमें 10 प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई किया गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक एंड ट्विच। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। किस देश ने 16 ईयर से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है? सिंपल सा नाम क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है ना वो है कैनबरा। बहुत लोग सोचते हैं सिडनी या मेलबर्न, सिडनी मेलबर्न नहीं है, इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा है। डोनाल्ड ट्रंप, इसने फाइनली लॉन्च कर दिया है ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम। ठीक है, ये देखो बेसिकली है क्या, हकीकत ये है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कर्ज है ना वो यूएस के पास है। अगर कोई कर्ज ना देना अगले दिन यूएस गवर्नमेंट बंद हो जाएगा। यूएस गवर्नमेंट नया नया स्कीम निकाल रहा है किस तरह से पैसे कमाया जाए, उसी में है ये गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अमेरिका में टॉप टैलेंट आए, ठीक है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को एडिशनल रेवेन्यू का सोर्स भी मिले। इसमें क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल यूएस जाना चाहता है तो उसको नॉर्मल वीज़ा प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, बहुत लंबा होता है। ट्रम्प क्या कह रहा है, आप ना मुझे पहले $15,000 का एक प्रोसेसिंग फ़ी पे कर दो। ठीक है, इसमें हम आपका वो तत्काल स्कीम समझो एक तरह का, जैसे हमारे देश में होता है ना टिकट लेना है तत्काल स्कीम, ये तत्काल स्कीम है बेसिकली अमेरिका का वीज़ा पाने के लिए। इसमें क्या है, पहले $15,000 पे करो प्रोसेसिंग फ़ी का, और अगर आपको सूटेबल माना गया यूएस में आने का, उसके बाद कहते हैं ना गिफ्ट कर दो हमें $1 मिलियन। गिफ्ट का मतलब होता है कि आपको $1 मिलियन पे करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रहा है आपको तो फिर उसको कितना पे करना पड़ेगा? $2 मिलियन को। तो भाई फायदा क्या होगा? आपको जल्दी वीज़ा मिल जाएगा और ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ग्रीन कार्ड जो होता है ना वो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है। ग्रीन कार्ड में आपको रहने का मिल जाएगा, बहुत सारे फीचर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन अमेरिकन सिटीजन आप नहीं होते। ग्रीन कार्ड वैलिड होता है 10 ईयर्स का। फिर ग्रीन कार्ड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो अमेरिकन सिटीजनशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको जल्दी से हम वीज़ा दे देंगे, ग्रीन कार्ड भी जल्दी दे देंगे, और होपफुली आपको अमेरिका की नागरिकता भी जल्दी दे देंगे। जाने दो, आप 1 मिलियन और 2 मिलियन याद रखना। फिर डोनाल्ड ट्रंप से ही रहते हैं। फीफा ने एक स्टार्ट किया है फीफा पीस प्राइज। ठीक है, फीफा पीस प्राइज, फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। फीफा कौन है? इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, इसका फ्रेंच में नाम है फीफा। ये वर्ल्ड में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। फीफा का जो प्रेसिडेंट है जियानो इन्फांटानियो, इसने ये अवार्ड दिया किसको? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं ना भारत पाकिस्तान में युद्ध बचवा दिए, युद्ध रोक दिए, इसराइल और हमास का ईरान का युद्ध रोक दिए, थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रोक दिए, पता नहीं कितने सारे, और उसके लिए कहते हैं कि मुझे ये नोबेल पीस प्राइज दिलवा दो। कोई तो दे नहीं रहा है, फीफा वाले ने ही पीस प्राइज उसको दे दिया। इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है फीफा का। हमें क्या मतलब है, पहला फीफा पीस प्राइज किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को मिला। ओकेजन देखो क्या था, जो 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप है ना 2026, ये होने वाला है यूएस, कनाडा और मैक्सिको में अगले साल 2026 में। उसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, उसी में इन्फेंटानियो ने तो आपका फीफा पीस प्राइज दे दिया किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। थोड़ा सा ध्यान रखना, फीफा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, उसने देखो इन लोगों को दिया है, फोटो आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा,
टाइम मैगजीन साल के अंत में नॉर्मली निकालता है पर्सन ऑफ द ईयर, नॉर्मली एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो उसने अब साल खत्म होने वाला है, उसने निकाला है मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020। इस बार ना किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, न ही किसी इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। टाइम मैगजीन ने क्या वर्ड यूज किया है, आर्किटेक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि उसने अपने टाइम मैगजीन ने अपने कवर पे उन लोगों का पिक्चर दिया है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेवोल्यूशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। तो किसका किसका पिक्चर्स लाया गया था, मार्क जुकरबर्ग, ये किसके हेड है, मेटा, जिसको पहले हम लोग फेसबुक के नाम से जानते थे। जेनसन हुआंग, ये किसके हेड है, एनवीडिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई चिप मेकर और वर्ल्ड का पहला कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। एलियन मस्क, आप जानते हो, एक्स जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उसके मालिक कौन है, एलियन मस्क। प्रोफेसर फई ली, इनको गॉड मदर माना जाता है ऑफ एआई। सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई वाले। लीजा सू, ये किसकी बॉस हैं, एएमडी है ना, ये चिप बनाता है आपका, वो है डारियो हमोडी। और गूगल एआई लैब के सर डेमिस हसाबिस, इन सब का दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना, ये सब नाम नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आर्किटेक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज तक टाइम मैगजीन जो है अमेरिकन मैगजीन, उसने सिर्फ एक इंडियन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर माना है। 1930 में उसने घोषित किया था किसको, महात्मा गांधी को। तो गांधी जी के अलावा किसी को भी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित नहीं किया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पैक्स सिलिका। पैक्स का मतलब देखो लैटिन में होता है ना पीस, ठीक है, लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है पीस, शांति। सिलिका का मतलब क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरे शब्दों में क्या है ना, बालू का जो रेत होता है या बालू होता है या सैंड होता है, उसी से बनाया जाता है आपका सिलिकॉन, जो क्रूशल है चिप्स के लिए, जिस पे बेस्ड है आपका एआई रेवोल्यूशन। तो यूएस ने अनाउंस किया है पैक्स सिलिका। ये है एक नया हाईटेक एंड एआई सप्लाई चेन इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स अनाउंस किए गए हैं ना, देखो यूएस है, जापान, कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कंट्री जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही क्लोज कंट्री हैं, आप कह लो उनके एलाइज हैं। और इसमें कुछ ना कुछ क्षमता है एआई सप्लाई चेन का। यूएई में भी आपका है, बेसिकली क्या, उसके पास पैसे बहुत हैं। हंगामा क्यों मच रहा है, क्योंकि इसमें इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। आपको यही पूछेगा कौन पैक्स सिलिका का मेंबर नहीं है, उसमें एक ऑप्शन होगा इंडिया, इंडिया उसका मेंबर अभी फिलहाल नहीं है। आगे क्या होता है पता नहीं। इसका उद्देश्य क्या है, देखो चिप टेक्नोलॉजी की बात करो, है ना, तो चाइना नहीं, ताइवान बहुत क्रुशल है, ठीक है। साउथ कोरिया है, वहाँ भी चिप बनता है आपका ताइवान में, लेकिन चिप का इस्तेमाल करके एआई में चाइना बहुत ही क्लोज है। बहुत लोग तो कहते हैं कि मिली सेकेंड का डिफरेंस है बिटवीन चाइना एंड यूएस की, मतलब चाइना यूएस को ओवरटेक कर सकता है एआई में। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो आप जानते हो किसके पास है, चाइना के पास है ही। तो चाइना पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, चाइना को इससे बाहर रखने के लिए ये पैक्स सिलिका शुरू किया गया है यूएस के द्वारा, ठीक है। और यही ध्यान रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है। सारे कंट्री मेंबरशिप मत याद करो, सिर्फ इतना याद करो भारत इसका मेंबर नहीं है। पैक्स का मतलब क्या होता है, पीस इन लैटिन भाषा। स्पोर्ट्स का कुछ कर लो ठीक है। इंडिया ने आपका जीत लिया है 5th स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025। ये इंडियन से है, ये चिनप्पा है, ठीक है, अभय सिंह, वेलवन संथिल कुमार, और ये कौन है, अनाहत सिंह। ये चारों हैं आपके, ठीक है। फाइनल में इंडिया ने किसको हरा दिया, हांगकांग चाइना को फाइनल में इसने हरा दिया और ये जीत लिया। इंडिया पहला एशियन कंट्री है जिसने स्क्वाश वर्ल्ड कप जीता है, और ये वर्ल्ड का 4th कंट्री है जिसने ये स्क्वाश वर्ल्ड कप जीता है। जीता किसने है, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने और इजिप्ट ने इसको जीता है। तो चौथा कंट्री कौन बन गया, इंडिया बन गया।
ये जो स्क्वाश वर्ल्ड कप होता है ना, ये बेसिकली मिक्स्ड टीम इवेंट है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों प्लेयर इसमें खेलते हैं, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर। ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको स्किप मार सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं होता डेज वगैरह। लेकिन मजेदार बात क्या था, लगातार तीसरी बार चेन्नई इसको होस्ट कर रहा था। उसने किया था 2011 में, 2023 में, और फिर उसने किया है कब, 2025 में। जो पहला वर्ल्ड स्क्वाश वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था मलेशिया में 1996 में। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, वर्ल्ड स्क्वाश। ये बॉडी है जो वर्ल्ड में स्क्वाश को गवर्न करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, ठीक है, यही याद रखना है। तो इंडियन प्लेयर कौन कौन थे, जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, अनाथ सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार। ये 4 प्लेयर थे भारत की तरफ से। इसमें देखो वो सब तो पूछेगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना, वेलवन सेंथिल कुमार जो अभी न्यूज में थे किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो स्पोर्ट्स क्या हो गया, स्क्वाश। यह है उन्नति हुडा और यह है किरण जॉर्ज। इन्होंने जीत लिया है ओडिशा मास्टर्स 2025 का बैडमिंटन का सिंगल्स का टाइटल, ठीक है। ये क्या था, BWF। BWF क्या होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये वर्ल्ड में बैडमिंटन का गवर्निंग बॉडी है। इसने ऑर्गेनाइज किया था सुपर 100 ओडिशा मास्टर 2025। ये हुआ कहाँ पे था, कटक में, ठीक है। इसमें देखो क्या ज्ञात करना है ना। आप 2023 का देख लो क्वेश्चन पेपर, रिजर्व बैंक का ग्रुप बी का। उसमें अगर मेमोरी सही है तो उसमें शायद मलेशियन ओपन के बारे में पूछा था। एक पैराग्राफ का उसने दे दिया, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये है, वो है, ये जीता, वो हारा। फिर पूछेगा ना, लास्ट में उसने पूछा ना, ये कौन सा कैटेगरी का इवेंट था। उसमें ऑप्शन क्या था, सुपर 100, सुपर 500, सुपर 1000 वगैरह वगैरह करके दिया था। तो पूछने का देखो तरीका क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो ओडिशा मास्टर 2025 था, जैसे पिछले वीडियो में आपका था ना, उसका गुवाहाटी वाला पिछले वीडियो में देख लो, वो भी सुपर 100 था। तो ये किस कैटेगरी का टूर्नामेंट था, सुपर 100 कैटेगरी का टूर्नामेंट था। ये भी हमें देखो याद रखना पड़ता है। हुआ कहाँ पे, कटक में हुआ। फिर क्या याद करते हैं, सिंगल्स और वुमेन्स, मेंस और वुमेन्स। देखो इसमें भी हम लोग उसको याद करते हैं कि जिसमें वो इंडियंस शामिल हो। तो मेंस का सिंगल्स का टाइटल कौन जीता, किरण जॉर्ज इंडिया के हैं, हराया किसको, मोहम्मद यूसुफ ऑफ इंडोनेशिया को। 90% चांस है वो पूछेगा किरण जॉर्ज, 10% चांस है ना वो पूछेगा किरण जॉर्ज ने ओडिशा मास्टर्स 2025 बैडमिंटन का मेंस का सिंगल्स का टाइटल जीता, उसने फाइनल में किसको हरा दिया, ठीक है। इसलिए ना दोनों याद रखना पड़ता है, किरण जॉर्ज ने हराया किसको, मोहम्मद यूसुफ। साथ साथ सेफ होने के लिए कंट्री भी याद करना पड़ता है। तो मोहम्मद यूसुफ किस कंट्री के थे, इंडोनेशिया के हैं। वुमेन्स में उन्नति हुडा, ये तो इंडियन है, नाम से ही लग रहा है, उसने हरा दिया ईशा रानी बरुआ को, वो भी कहाँ की है, इंडियन है। मेंस का डबल्स, अली फातिर रयान देविन अर्था वायु, ये इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने हरा दिया कांग खाई सिंह एंड अरंताई को, ठीक है। वुमेन्स में भी देखो ये है, मिक्स डबल्स में ये है। हम लोग मेंस, वुमेन्स और मिक्स डबल्स को स्किप मार सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, इसमें आने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन मेंस और वुमेन्स कौन जीता कौन हरा किस कंट्री के, वो जरूर याद रखना। प्लस ये जो उड़ीसा मास्टर्स था ये सुपर 100 कैटेगरी का टूर्नामेंट है। नेदरलैंड्स ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर लगातार 3rd टाइम FIH हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप जीत लिया। 12 दिसंबर का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने कवर किया था मेंस का जूनियर वर्ल्ड कप, जिसको जर्मनी ने आपका जीता है। ये वुमेन्स का है। चलो ये तो पता ही है, उसने लगातार 3rd टाइम जीता है 2022, 23 और 2025 में, और ये ओवरऑल कितने बार जीत चुके हैं, 6 टाइम। बेल्जियम को मिला ब्रॉन्ज और 4th पोजीशन पे कौन है, चाइना। इंडिया का पोजीशन अच्छा नहीं था, कितना पोजीशन था, 10th था, यहाँ था, ठीक है। 24 टीम्स ने इसमें भाग लिया था
तो उसमें इंडिया का पोजीशन कितना था, 10th। आप जानते हो मेंस वाले में भी 24 टीम्स थे, इंडिया उसमें थर्ड आया था। फीमेल में इंडिया का रैंक कितना था, 10th था। जो 11th FIH वुमेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे, सेंटियागो। सेंटियागो कहाँ है, चिली में, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो वुमेन्स हो या मेन हो, जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी ये हमेशा कितने दिन पे होता है, 2 ईयर्स पे होता है। 2 ईयर्स पे आपका ये इवेंट होता है। भारत ने आज तक कभी इसको जीता नहीं है। अब जो है वो तैयारी हो रही है सीनियर वालों का। जो सीनियर मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, वो 15 से 30 अगस्त होगा 2026 में, और इसको को होस्ट कर रहा है बेल्जियम और नेदरलैंड्स, यानी दोनों मिलके। जैसे पहले क्या होता था, मेंस का अलग होता था, वुमेन्स का अलग होता था वर्ल्ड कप, लेकिन अब दोनों एक साथ ही किया जाता है। और एक ही जो उसके होस्ट होंगे ना मेंस के, वही वुमेन्स का भी करेंगे। इसमें 18 टीम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 11 कंट्री क्वालिफाई कर चुके हैं, और बेल्जियम और नेदरलैंड्स क्योंकि होस्ट है, ये तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं। 7 टीम और चाहिए मेंस में और वुमेन्स में, जो क्वालिफाई करेंगे 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। इसके लिए जो FIH है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, वो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट आयोजित करेगा इंडिया में, चिली में और इजिप्ट में। तो चिली जो होगा वहां पे मेन और वुमेन क्वालिफिकेशन दोनों टूर्नामेंट खेले जाएंगे, ठीक है। जो इजिप्ट होगा वो मेंस का क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होस्ट करेगा, और हैदराबाद तेलंगाना वो होस्ट करेगा वुमेन क्वालिफिकेशन। ये दोनों बट गया है यहाँ पे। इंडिया हैदराबाद में जो वुमेन क्वालिफिकेशन होगा, वो इंडिया के लिए लास्ट चांस होगा। अगर इंडियन वुमेन टीम इसमें टॉप 3 में नहीं आ सकी, तो फिर इंडियन टीम क्या होगा, वो अगले साल वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेल पाएगी। मेंस टीम तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि इस बार का जो एशिया कप था वो इंडिया ने जीता था, ठीक है। तब तो इंडिया मेंस टीम तो क्वालिफाई कर चुका है। इसलिए इन दोनों टूर्नामेंट्स में फर्स्ट 3 टीम्स क्वालिफाई करेंगे, और एक जो हाईएस्ट जो 4th टीम होगा उसका देखा जाएगा वर्ल्ड में, उसका रैंकिंग कौन सबसे हाईएस्ट कौन सा है, उसको फिर इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आज के न्यूज़ में, आज के वीडियो में इतने सारे थे, थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। अभी MCQ इसमें नहीं दे रहे हैं, अगर MCQ आप डिमांड करोगे तो फिर बना के दे दिया जाएगा। आप लोग ना, ठीक है। हमारा छोटा सा कम्युनिटी है, बहुत बड़ा नहीं है हमारा यूट्यूब का, लेकिन इसमें आप अगर आप वॉच कर रहे हो तो इसमें आप कमेंट ज़रूर करो, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तभी हम इसको इम्प्रूव और कर पाएंगे। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप इसको सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो, कमेंट करके कर सकते हो, लाइक कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हो कंटेंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।